हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है वेदा एकेडमी पर। और मैं सलील सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 20 साइंस क्वेश्चंस का एक सीरीज वापस से। तो भाई यहाँ पर जो आपकी क्लासेस हो रही हैं क्लास 11 जेएनवी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि आपका 7 फरवरी को पेपर है। तो अब लास्ट टाइम पर आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है प्रैक्टिस। तो उसके लिए हम डेली आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जिसके थ्रू आप प्रॉपर रिवीजन करते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और अपने पढ़े हुए टॉपिक्स को प्रॉपर रिवाइज भी हमारे साथ कर रहे होते हैं। तो फटाफट आ जाइए, क्लास को ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों के साथ से शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं उसको एनालाइज करिए। और अभी भी टाइम है, वो टॉपिक्स जरूर रिवाइज कर लीजिए जिससे क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे। ठीक है। और बहुत जल्द हम आपके लिए नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले गेस्ट पेपर, और उस गेस्ट पेपर में हम आपको सॉल्व कराएंगे कंप्लीट सारी सब्जेक्ट के टॉप क्वेश्चंस। और उन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करके एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस अलग फील होगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस ही पेपर में आते हैं, और वही क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर गेस्ट पेपर्स में प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है। फिलहाल चलें आज की बात करते हैं। आज हम साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस में नए क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में भी मिलने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत, तो अपने आंसर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच। कॉर्निया एक पारदर्शी गोलाकार संरचना है। सबको पता है कॉर्निया हमारी आंखों में क्या काम करती है, ये आपको बताना है। वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ओके। वो लाइट को स्कैटर करती है, वो लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, या इसमें से कोई काम नहीं करती। तो कॉर्निया का काम क्या है, लाइट को थोड़ा सा ऐसे मोड़ो जिससे कि वो कहां पहुंच जाए, वो पहुंच जाए रेटिना तक, और वहां पर इमेज फॉर्म हो जाए। तो इसके लिए क्या वो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी तो लाइट बाहर चली जाएगी बेटा आंखों से, तो हमारे अंदर इमेज फॉर्म हो ही नहीं सकती। दूसरा, क्या वो फैला देगी, स्कैटर कर देगी, तो फिर इमेज कैसे बनेगा। इमेज तब बनता है जब लाइट रे कन्वर्ज होकर आपस में एक दूसरे को मिलती हैं या कट कर रही होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर स्कैटरिंग का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो बचा क्या, नन ऑफ दीज तो है नहीं। राइट आंसर है बेटा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन करेगा, आपका रिफ्रैक्शन करके उसे कन्वर्ज करेगा, और कन्वर्ज करके रेटिना पर फोकस कराएगा। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपने भी सी चूज किया होगा। ठीक है। चलते हैं, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ गया, आ जाओ भाई, क्या हो गया, थक गया क्या है। चलो आ गया। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस बिकॉज। तो आपको पता है फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। ओके सर, यहाँ पे क्या हुआ, FeSO4 डॉट 7H2O। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब मैं इसको हीट करता हूँ, गर्म करता हूँ, तो उसके क्रिस्टल का जो कलर है वो चेंज होने लगता है। ऐसा किस वजह से होता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं। वो डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड बनाता है इस वजह से, या अपने वाटर क्रिस्टल को फॉर्म को क्या करता है, वाटर फॉर्म को ब्रेक कर देता है, उससे अलग होने लगता है, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है, या फिर SO3 फॉर्म करता है। आपको बताना है क्या। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बेटा वो वाटर को ही क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। दैट मीन्स वो लूज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और इस वजह से उसका कलर हो जाता है चेंज। ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। तो ये आंसर भी यहाँ पर याद रखिएगा, और इनके आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ठीक है। अगर मान लो केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया तो एटलीस्ट आपको चीजें पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टल। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉल्ट है जो वाटर अपने साथ नहीं रखता है, ये बताइए। विट्रियोल तो सारे रखते हैं सर, विट्रियोल तो हमें पता है ना, ब्लू हो कोई भी हो, हर टाइप का विट्रियोल ऑलमोस्ट वाटर रखता ही है। बस H2SO4 फॉर्मेशन आप वहां पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है। जिप्सम तो रखता ही है सर, .2H2O डॉट हाफ H2O, POP, जिप्सम, ये सब आपको आते हैं। वॉशिंग सोडा के पास भी होता है सर, ये भी हमें क्लियर है। ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल मैंने बोला ना, ये तो वाटर लेकर ही चलते हैं। तो बच कौन गया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के पास नहीं होता। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज में एक छोटू सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप कमेंट करके जल्दी से लिखकर मुझे बता दो यार।
ठीक है, कमेंट करके फटाफट अपना आंसर करिए कि बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ब्राइन क्या है? ब्राइन जो वर्ड है बेटा, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन बड़ा आसान है। ब्राइन होता क्या, आप अपने घर में बना सकते हो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आप घर में बना सकते हो। आज मम्मी से कहना कि मम्मी आज मैं ब्राइन बनाऊं, तो मम्मी कहेंगे ये क्या है, ब्राइन क्या होता है, ब्राउन तो सुना है, ब्राइन क्या है? तो कहते हैं ना मम्मी कुछ नहीं है, चुपचाप एक गिलास में पानी लाना, एक गिलास में पानी लाना और उसमें क्या घोल देना, उसमें घोल देना अपने घर में पड़ा हुआ नमक, NaCl। ठीक है, पानी लाना और उसमें नमक घोल देना, बस बन गया, यही सॉल्यूशन ब्राइन है। और इसमें थोड़ी चीनी मिला के, नींबू मिला के पी जाना। ठीक है, तो पहले जब इतना ही मिलाना, चीनी नींबू नहीं, इतना ही मिलाना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, कार्बोनेट नहीं, क्लोराइड आपका सही आंसर है, बाइकार्बोनेट नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। NaCl साधारण नमक जो आपके घर में पाया जाता है, उसको पानी में मिला दीजिए, आपका ब्राइन तैयार है। यही एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्लियर सबको? तो वर्ड सुनने में बड़ा लग रहा था कि सर कुछ तो बढ़िया बनेगा, लेकिन बना कुछ नहीं, एकदम ही हलवा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा फिगर के साथ है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन कह रहा है द इमेज रिप्रेजेंट अ कार्बन कंपाउंड प्रोपेन। ओके, मेथ एथ प्रोप। ठीक है, प्रोपेन क्यों है, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं सर, और डबल बॉन्ड बन रहे हैं, तो प्रोपीन प्रोपाइन हो नहीं सकता। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द नेमिंग ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन की नेमिंग कौन यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, आइए देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड, गलत। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप OH CO ऐसा कुछ नहीं लगा है। एज इट कंटेन्स 3 कार्बन एटम एंड प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन, बिल्कुल यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, मेथ एथ प्रोप। और एन क्यों आया, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, दैट मींस ये लाइन बता रही है इसका नाम प्रोपेन इसलिए पड़ा है। नीचे पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड 8 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 3 2 5 6 7 8 हैं, 8 हाइड्रोजन तो हैं, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा है कि वो प्रोपेन नाम देगा, दैट मींस ये आंसर नहीं हो सकता। कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन, नहीं ये भी नहीं बताता है, क्योंकि अगर 3 कार्बन के बीच कोई डबल बॉन्ड लग गया तो वहां से नाम बदल सकता है। कौन क्लियरली नेमिंग में मदद कर रहा है, वो ये कि 3 कार्बन एटम है और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ये करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाते हैं बेटा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6 पे रुकते हैं, काफी लंबा सा है, कुछ रिलेट कर रहा है, और देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहे विच ऑप्शन करेक्टली शोस द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल। मैंने यहाँ पे सांस ले ली, हवा के साथ ऑक्सीजन अंदर चली गई। अब आपको बताना है कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो सेल तक कैसे पहुंचता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, पहले लंग्स में गया, फिर पल्मोनरी वेन में गया, फिर लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर ऑर्टा और फिर बॉडी सेल। अच्छा, सेकंड कह रहा है पहले लंग्स में जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन में जाएगा, फिर राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर ऑर्टा, फिर बॉडी सेल। ठीक है, थर्ड कह रहा है लंग्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, वेना कावा और बॉडी सेल। लास्ट वाला कह रहा है लंग्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, राइट एट्रियम में गया, राइट वेंट्रिकल में गया, वेना कावा और बॉडी सेल। पहली बात, वेना कावा में जाता नहीं है, तो सी डी तो मेरे पहले ही गलत हो गए। हाँ भाई, सी डी तो मेरे पहले ही गलत हो गए। अब बचा ए बी। ए बी में क्या है, लंग्स दोनों में है, यस सर लंग्स में गया, बिल्कुल सही। पल्मोनरी वेन में गया, दोनों में है, बिल्कुल सही। अब लेफ्ट एट्रियम में जाता है कि राइट एट्रियम में जाता है, अरे सर राइट में कहां से जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा और फिर बॉडी सेल। आंसर है ए, डन। ठीक है, प्रोसेस याद रखिए, गलती मत करना, राइट में मत भेज देना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका नाम याद कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आयोडीन नेसेसरी है इनमें से किस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए, एड्रेनालाइन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन या इंसुलिन। सबको आता है कौन सा, ये सबको आता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग हो जाता है, ग्वाइटर। वहां पे कौन सी जो ग्रंथि है, वो ग्लैंड जो है वो परेशान होती है, थायराइड ग्लैंड। तो इसका मतलब कौन है वो है सर थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन सीधा सा आंसर है।
ठीक है, मेटामॉर्फोसिस जो फ्रॉग्स वगैरह में वहां पर भी यूटिलाइज होता है। और आयोडीन नेसेसरी होता है कौन से हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए? तो आंसर है बेटा थायरॉक्सिन। एड्रेनालाइन रश, आपको जब कभी डर लगता है अचानक से या बेचैनी आती है तो आपको ताकत देनी होती है तो वो देता है एड्रेनालाइन रश। जब किसी की बॉडी में रिलीज होता है ना, तो वो ऐसे चमत्कारी काम भी कर लेता है जो वो सोच भी नहीं सकता था। जैसे मान लो कोई बंदा है, वो बहुत डरता है, बहुत डरता है, और इसके अंदर का एड्रेनालाइन रश इतना अच्छे से रिलीज हो गया कि वो एकदम लड़ाई में जीत गया, विनर हो गया, मतलब कुछ भी इस टाइप से। तो वो एड्रेनालाइन रश आपकी बॉडी को एक ताकत दे देता है। ठीक है, ऑक्सीजन इंसुलिन जो है वो इससे रिलेट करते नहीं है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है कि हाउ डू स्पोर्स डेवलप्ड इन राइजोपस। राइजोपस बीजाणु, जो आपने देखा ना, एक ऐसा प्लांट टाइप का छोटा सा होता है, फिर हवा में उड़ते जाते हैं बीज, और वो बीज हवा में उड़ते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, फिर ऐसे करके ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर नए वहां पे राइजोपस को निर्माण करते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू वो विकसित होता है। पहला, स्पोर डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं नए इंडिविजुअल के फॉर्म में, या स्पोर कंबाइन होते हैं अदर स्पोर्स के साथ और फिर ग्रो करते हैं, या स्पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं साइज में, ग्रोथ करते हैं नए इंडिविजुअल के फॉर्म में, या फिर स्पोर लैंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे और फिर इंक्रीज करते हैं और फिर अपनी ग्रोथ करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताइए बेटा। यहाँ पर सर अगर हम देखें ध्यान से तो कौन सा प्रोसेस सही लग रहा है आपको? सर मुझे तो लग रहा है कि स्पोर्स लैंड करेंगे दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे और इंक्रीज होंगे फिर अपनी ग्रोथ करेंगे। ये तो गलत है भाई। स्पोर्स लार्ज हो जाएंगे, नहीं, स्पोर्स बड़े नहीं होते हैं। स्पोर्स या तो कंबाइन होंगे या तो डिवाइड, तो कंबाइन नहीं होते बेटा, वो क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। वो डिवाइड होते हैं और ग्रो करते हैं एज ए न्यू इंडिविजुअल। ठीक, वो छोटे छोटे बीज ब्रेक होके अलग से निकल जाते हैं। ठीक है, तो 8वें का आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी तक 8 क्वेश्चन हो गए हैं, 8 में से कितने आपने सही किए हैं जरा मुझे बता दो। हाँ भाई, शर्माना नहीं है, आंसर अपने बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं भागना है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab traces by 4 students as shown in the figure. Which one of them is correct? आपको पता है कि जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन कैसे होता है बेटा? मान लीजिए आपके पास एयर है, ठीक है, यहाँ पे क्या आपने ग्लास रख दिया, कांच, ठीक है, और वापस से यहाँ पर एयर है। आपको पता है कि रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, रेयर से डेंसर जब लाइट जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है, ये बात सबको आती है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। मान लो एक लाइट रे मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये मैंने लाइट रे को इंसिडेंट कराया, ठीक है, तो यहाँ पे बना दिया मैंने नॉर्मल, तो ये क्या करेगी, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और टुवर्ड्स द नॉर्मल आके यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पर वापस से नॉर्मल बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आई डैश हो जाएगा। तो यहाँ से जब जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो इनमें से किस स्टूडेंट ने ये प्रोसेस फॉलो कराया है, आओ देखते हैं। पहले वाला स्टूडेंट क्या कह रहा है? पहले वाला कह रहा है सर मेरी तो स्ट्रेट लाइन निकल गई, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत। ठीक, दूसरा वाला स्टूडेंट क्या कह रहा है? सर मैंने ऐसे डाला है, यहाँ पे आपने नॉर्मल बनाया है, टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर वापस से नॉर्मल बनाए, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, बिल्कुल सही बात है। दूसरे वाले बच्चे ने सही बनाया, बी ऑप्शन। तीसरे वाले ने क्या किया? सर ये तो मेरी स्ट्रेट ही चली गई, ये तो गलत है। चौथा वाला कहता है यहाँ से गई, फिर ऐसे गई, फिर सीधा ही चली गई, ये भी गलत है। तो राइट आंसर किससे है? बी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो स्टूडेंट है उसने सही प्लॉट किया ग्राफ, बाकी तीनों गलत बच्चे हैं, इनके नंबर कट गए। आपके नंबर नहीं कटेंगे क्योंकि आपने यहाँ पर सीख लिया। ठीक, कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलिए, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कहता है बेटा? कह रहा है कि ऑब्जर्व करो, एक रे डायग्राम यहाँ पे दे रहा हूं मैं, और वो इमेज फॉर्म हो रही है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू। तो इमेज जो है मोस्ट लाइकली कहां पर फॉर्म होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2f है, f है, f और 2f के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा गया है। आपको पता है बेटा, जब भी कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ये f है, ये 2f है, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया है? f और 2f के बीच में कहीं पर भी। तो f और 2f के बीच में जब कभी भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है
तो वो कहाँ पर इमेज बनाता है बेटा? वो कहाँ पर इमेज बनाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है तो फोकस से जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये डायरेक्ट जा रही है तो डायरेक्ट ही चली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ये एफ है, यहाँ पर आपके पास 2f है, 2f है और इमेज इसके पीछे कहीं इस तरह से फॉर्म हो रही है। ठीक है भाई, यहाँ कहीं पर फॉर्म हो रही है। तो आपको बताना है कहाँ पर, PRQS। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको PRQS के फॉर्म में यहाँ पर बताना है। तो भाई बताओ PRQS में से कहाँ पर हो जाएगा? तो राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? सर राइट आंसर बनेगा यहाँ पे कौन सा? बताओ जल्दी से बताओ। यहाँ पे आपके पास है R, ठीक है, ये आपके पास S है और ये आपको दिया गया है। जल्दी से देखिए आंसर बताएं क्या बनेगा। ठीक है, देखो P और Q ये वाला फॉर्मेशन तो बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, तो ये तो बन ही नहीं सकता। P नहीं है, PQ नहीं है, यहाँ तो बनेगा नहीं। तो इन दो को तो मैं पहले हटा देता हूँ, P को हटा दो सर, Q को हटा दो सर। ठीक, अब बचा क्या? या तो R या तो S। R यहाँ पे है फोकस पे और S यहाँ पे है, तो अब आपको दिख ही रहा है कहाँ बन रहा है। बताओ भाई, अब आपको दिख ही रहा है करेक्ट आंसर कहाँ बन रहा है, बोलिए। हाँ जी, P ये है, Q ये है, R ये है और S ये है। इमेज कहाँ बनेगी? F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट को हम F और 2F के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है, ये चीज आपको दिमाग लगाना है बस। लेंस कौन सा है? सर लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में बेटा हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपने इसको 2F पर रख दिया, ठीक है, 2F पर रख दिया, तो इमेज कहाँ बनती है? इधर 2F पर बनेगी, इधर 2F पर बनेगी, उल्टा बनेगी, इक्वल साइज की बनेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने इसको F पर रख दिया तो इमेज इनफाइनाइट पर बनती है। अगर आपने इन दोनों के बीच में रखा है तो इमेज 2F और इनफाइनाइट के बीच में कहीं बन रही होगी और लार्ज बन रही होगी, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब 2F के पीछे बनेगी और 2F के पीछे कौन सा सिंबल है? सर ये S वाला दिया हुआ है। ठीक है, S वाला दिया गया है तो मेरा आंसर है सर S। खत्म। ठीक, मैंने डिफाइन किया है P यहाँ पर है, Q यहाँ है, R ये है, S ये है, तो इमेज कहाँ बन रही? S पे बन रही, सीधा सा आंसर। क्लियर है बेटा? बोलो डन। किसी को डाउट कंफ्यूजन तो अभी पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना आप, हम सारे कमेंट पढ़ लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कमेंट हम सारे पढ़ लेते हैं, तो टेंशन आपको लेना नहीं है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। Which of the following is a natural phenomena caused by the dispersion of sunlight in the sky? तो इस डिस्पर्सन यानी कि अब क्या हो रहा है? प्रकाश जो है विखंडित हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है। तो इनमें से कौन सा फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा? आपके ऑप्शन है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, सर टिमटिमाते हुए तारे, ये तो सर रिफ्रैक्शन की वजह से दिखते हैं। ये तो रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन की वजह से दिखते हैं, ये हो नहीं सकता, ये आंसर गलत है। स्टार सीम्स हायर देन द एक्चुअल आर, तो ये भी नहीं दिख सकता क्योंकि ये भी वही कंडीशन है। थर्ड रेनबो, यस सर, रेनबो में तीन चीजें काम करती हैं, कौन सा? एक तो काम करता है रिफ्रैक्शन क्योंकि मीडियम चेंज होता है, ठीक है। दूसरा काम करता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, अंदर ही अंदर। और तीसरा काम करता है डिस्पर्सन, जो इसको 7 कलर में ब्रेक करता है। ठीक है, 7 कलर्स में ब्रेक करता है और इसी वजह से आपको रेनबो दिखाई देता है। क्लियर? तो आंसर है बेटा सी। ठीक है, एडवांस सनराइज और ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से। तो कुल मिला के करेक्ट आंसर डिस्पर्सन का कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली राइट। क्लियर? किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं? चलो आज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सर मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लेंथ उसका L दे रखा है। लेंथ कितना दे रखा है? लेंथ L है, ठीक है सर, लेंथ L है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? वो है कैपिटल A और उसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R है। रेजिस्टेंस जो है वो कैपिटल R, ठीक है। अब कह रहा है कि एक दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ 12 है, एक दूसरा कंडक्टर है जिसका लेंथ 12 है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो R है, रेजिस्टेंस जो है वो R है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपको बताना है कितना होना चाहिए।
तो मैं बोल दूंगा यार सीधी सी बात है ना, आपको बैलेंस करना है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है, रो एल बाई ए। अगर दोनों का रेजिस्टेंस आर है, मतलब रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर लेंथ डबल हो गई है तो एरिया को भी डबल होना पड़ेगा। नए वाले रेजिस्टेंस के केस में अगर आपको आर के बराबर लाना है, लेंथ आपने 12 ले रखी है, तो एरिया भी आपको 2a लेना पड़ेगा, तभी ये आर के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात, तभी ये 2 से 2 कटेंगे, तभी ये आर बनेगा। इसका मतलब ये है कि एरिया जो होना चाहिए वो डबल होना चाहिए। सीधा सा आपका आंसर बनता है, ठीक है, ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। भाई लंबाई अगर डबल करोगे तो एरिया भी डबल कर दोगे, दोनों चीजें डबल तो दोनों कैंसिल हो गई, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ही है, तो आपका रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट आएगा। क्लियर? ये आपका सीधा सा आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ, प्रतिरोधकता कब नहीं बदलती है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। तो सर देखो एक सीधा सा बात बताएं आपको, और बताता हूँ। मटेरियल अगर चेंज कर दिया जाए तो बदल जाएगी सर, टेम्परेचर बदल दिया जाए तब भी बदल जाएगी सर, शेप बदल दिया जाए, शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करती, मटेरियल और टेम्परेचर दोनों बदल दिए जाएं तो भी, ठीक है। तो कब नहीं बदलती? तो आंसर है जब शेप या साइज आप बदलो तब, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी दो ही फैक्टर्स पर डिपेंड करती है बेटा, एक है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा होता है बेटा टेम्परेचर, ठीक है। इन्हीं दोनों पर इसकी डिपेंडेंसी है और किसी पर नहीं है, बस इसके अलावा किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होती। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। मेरे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस है 2 और 4 ओम। अगर उन्हें बैटरी से जोड़ दिया जाए तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए और देखते हैं क्या कह रहा है। सेम करंट फ्लो करे इनके थ्रू और ये पैरेलल में कनेक्ट हो। ना 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 ना, पैरेलल में करंट हमेशा डिवाइड हो जाती है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। सेम करंट फ्लो करती है इनके थ्रू जब ये कनेक्ट हो सीरीज में, बिल्कुल। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है बेटा। इस केस में क्या वेरी करता है? पोटेंशियल, ठीक है। और पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल। यहाँ करंट वेरी कर जाती है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज गलत, सीरीज में पोटेंशियल वेरी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बना? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब भी रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्ट होंगे तो करंट कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा। और अगर पैरेलल कनेक्ट होंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, करंट वेरी करेगी। ये बात दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मेरे पास अप्लायंसेस हैं जिनमें एक मेटल बॉडी है जो जनरली कनेक्ट करी जाती है अर्थिंग वायर के थ्रू। तो इसका रीजन क्या है? बेटा सीधी सी बात है, अगर आपके पास कंडक्टर है वो, ठीक है, और उसमें अगर करंट का लीकेज हो गया तो आपको शॉक लगेगा, इसलिए अर्थिंग जोड़ दी जाती है जिसके थ्रू जो लीकेज ऑफ करंट है वो अर्थिंग अर्थ को भेज देता है जिससे आपको शॉक ना लगे। तो सीधा सा आंसर है एक्सेस करंट नहीं, लीकेज करंट यस, एक्स्ट्रा करंट नो, हाई रेजिस्टेंस नो। राइट आंसर प्रिवेंशन किससे करता है? लीकेज ऑफ करंट से करता है, ठीक। ये बात अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट? मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, वो करंट कैरी करता है, करेक्ट पैटर्न ये कौन बनाएगा? ये आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, straight line parallel to the wire, radial line originated from the wire, या concentric circle centered around the wire। देखो आपके पास एक वायर है, ठीक है सर, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है सर, तो इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ही फॉर्म होंगी। इस तरह से ही आप मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म करते हो, है ना। तो बस यही आपका सीधा सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। The given figure shows the direction of the magnetic field line at point P and Q in a current carrying circular loop drawn by 4 different students. Identify the correct figure. अब क्या हुआ, बच्चों ने यहाँ पे डिफाइन किया एक फिगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन P और Q पॉइंट पर, ठीक है, P Q आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, P Q ये आपका P पॉइंट है और ये आपका Q पॉइंट है, सब में सेम है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कौन सा फिगर यहाँ पे करेक्टली मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर रहा है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो सर देखते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट है। क्या ये सही है ए वाला? ये सर इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। ये सी वाला नहीं होगा, डी नो। बी वाले में क्या है? ये इधर जा रहा है क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, बिल्कुल
क्लॉक और एंटी क्लॉक दोनों जाएंगे, बी ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं बेटा। अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसका मतलब क्या है, करंट कैसी हो गई है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है कि आपकी जो लाइन वायर है वो क्या हुआ है, न्यूट्रल से टच हो गया। सीधी सी बात है, सर्किट शॉर्ट हो गया। सर्किट क्या था, सर्किट लाइन इधर आई, मेन तो इधर आया, आपको एनर्जी दिया, फिर वो न्यूट्रल से गया। आपने क्या किया, उन्हीं दोनों को आपस में जोड़ रखा है, तो करंट बहुत तेजी से बढ़ जाती है, इंक्रीज हैविली। ये आपका सीधा सा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18, ये याद कर लीजिएगा बेटा। डन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस हुआ पानी का, डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई, मोल रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का बता दो कितना होता है। सर सबको आता है, 2H2O है, ब्रेक डाउन होगा 2H2 प्लस O2 में, तो कितना रेशियो है, 2:1। साफ साफ दिख रहा है सर, इसमें क्या दिमाग लगाना है, 2:1 मेरे पास एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। ठीक, डन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का जल्दी से देखते हैं और आंसर बताएंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट करना है मुझे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पॉट करता हूँ प्लांट को, उसको डार्क रूम में 2 से 3 दिन के लिए रख देता हूँ। ऐसा करने का पर्पस क्या है मेरा, बहुत सिंपल सा पर्पस है सर, ड्राइंग ऑफ प्लांट हॉट सन, गलत। डिस्चार्ज द प्लांट, बिल्कुल डिस्चार्ज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत यहीं से निकलती है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्सेस हीट नहीं रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई थोड़ी ना कर दोगे, क्या भर दोगे उसमें, नहीं सर, डिस्चार्ज करेंगे उसे, यही प्रोसेस यहाँ पर काम करता है अंधेरे में रखने के लिए। ठीक है, ये आपका सीधा सा आंसर आपको मिल जाता है। डन है। तो ये हो गए आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आई होप आपने ये टॉप 20 क्वेश्चंस रिवाइज किए, आपने उन टॉपिक्स को रिवाइज किया जिसके थ्रू ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वापस से मंडे को, लेकिन डेली आपकी हर सब्जेक्ट की क्लास हो रही है, तो 8 बजे डेली इन क्लासेस को ज्वाइन करना मत भूलिए। और नेक्स्ट वीक से हम गेस्ट पेपर आपके लिए लेकर आने वाले हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए। नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और गेस्ट पेपर ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।